साथियों नमस्कार। आप सभी को आज के लिए इस कोहरे के आनंद के बीच जो गुजरते हुए पल है, जो सर्द हवाओं के साथ हल्की हल्की मंद छटा लिए अपनी आभा बिखेरती हुई इस धरा पर जो ओस की बूंदें घास के ऊपर उठाई है, उसमें चमकते हुए सूर्य की रोशनी को देखकर मन में जो आनंद और विभोर हो रहा है, उसके लिए आज सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज का दिन बहुत ही आनंदमयी है। हाँ दोस्तों, आप जैसे जानते हैं कि हमारे जीवन में जितना स्पष्ट प्रकाश होता है, हमें उतना ही स्पष्ट और साफ और दूर तक दिखाई देता हो, जिसको कि अंग्रेजी में विजिबिलिटी कहते हैं। और विजिबिलिटी का तात्पर्य यह होता है कि जैसे जब कोई वायुयान उड़ान भरने की तैयारी करता है तो उसकी नियत गति होती है। जैसे जेट प्लेन है तो 800 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रोपेलर प्लेन है तो 400 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चूँकि जब 400 किलोमीटर की जब गणना की जाती है तो प्रति सेकंड वह कितनी दूरी तय करेगा, यह अनुमान लगाया जाता है। और जब उन्हें यह पता चल जाता है कि यह एक सेकंड में 800 मीटर जाने वाला है, तो चूँकि 800 मीटर में अंधकार होगा या कोई और चीज़ होगी, तो उससे पहाड़ हो, पर्वत हो, कुछ भी हो, तो इससे दुर्घटना की संभावना होती है। तो जो दृश्यता कहते हैं, मतलब मैं विजिबिलिटी का हिंदी में दृश्यता, तो दृश्यता न्यून होती है तो आदमी दूर तक नहीं देख सकता, फिर उसे अपनी गति को कम करना पड़ता है। और दृश्यता यदि स्पष्ट हो तो आदमी को वेग में जा सकता है। तो दृश्यता हमें सिखाने आती है, समझाने आती है कि जो दृश्यता यदि कम है कि आप अपनी गति से थोड़ा धीमे चलिए। तो वैसे ही हमारे जीवन में भी जब दृश्यता कम होती है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी गति को थोड़ा कम कर देना चाहिए। आराम से अपनी बुद्धिमत्ता के साथ अपने जीवन की समस्याएं, आपदापी और उहापोह को समझते हुए कि क्या चल रहा है, आखिर इसके क्या परिणाम होंगे। शीघ्रता में हमें कोई परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते, क्योंकि हम कितना भी कुछ कर ले, आज हमारी योग्यता जेट प्लेन में जाने की नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतने संसाधन मौजूद नहीं हैं कि हम यहाँ से अमेरिका की दूरी 13 से 14 घंटे लगते हैं फ़्लाइट में, इंटरनेशनल फ़्लाइट में। तो 14 घंटे में हम लोग चाहते हैं तो कोई बेचारा मजदूर होता है तो 14 घंटे में यहाँ से हमारी राजधानी मध्य प्रदेश की भोपाल भी नहीं पहुँच पाता है, और एक व्यक्ति लंदन पहुँच जाता है। तो दोनों में क्या अंतर है? दृश्यता ही है ना। उसे लंदन में अपना कारोबार दिखाई देता है और हमें अपने भोपाल में दिखाई देता है। हमारी गति भी वही है, भोपाल तक के कोई प्लेन नहीं चलता, और प्लेन चलता होता तो हम भोपाल क्यों आते जाते। तो यह हमारी समझ और सूझबूझ पर निर्भर करता है कि हम कैसे रहें, कैसे अपने आप को गतिशील करें, और कैसे हमारे जीवन को भी ऊर्ध्वपातन की ओर अग्रसर करें। ऊर्ध्वपात का मतलब होता है नीचे से ऊपर की ओर बढ़ना, और यह आसान क्रिया नहीं है। मुझे मालूम है, लगभग 40 वर्ष पूर्व यह बात मुझे बताई गई थी कि जीवन में ऊर्ध्वपात होता है। तो उस समय तो समझ में नहीं आई, मगर अब समझ आती है कि ऊर्ध्वपात क्या होता है, कि नीचे से सीधे ऊपर गति की ओर बढ़ना। तो हमें सने सने धीमे धीमे चलना पड़ता है। हम देखते हैं, हम किसान की संतान हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे आसपास हम मक्का, ज्वारी इत्यादि की फसल है। तो ज्वार की अधिकतम ऊंचाई 7 से 8 फीट होती है, और वो 4 महीने में 8 फीट की ऊंचाई को प्राप्त कर लेता है। वहीं हम एक सागौन का वृक्ष लगाते हैं। सागौन का जब पौधा ज़मीन में जाता है तो लगभग उसे अपने बीज से बाहर आने में, उस संघर्ष में ही लगभग 2 साल लग जाते हैं, क्योंकि इतना कठोर आवरण होता है कि आसानी से वो टूट नहीं पाता।
फिर बाहर के वातावरण को झेलना है, और फिर 2 साल की जब अवधि गुजरती है उसके बाद जब निकलता है तो वो उसकी ऊंचाई इतनी होती है, देख सकते हैं। अब ये 2 साल का पौधा है जिसे हम रूट सूट भी बनाया जाता है। तो ये जंगल में या प्लांटेशन में रूट सूट के थ्रू, ये आपको मैं सागवान का पौधा बता रहा हूँ। तो जीवन की गति ये है, 2 साल में इसका इतना विकास हुआ है। क्योंकि फिर ऊपर आएगा और फिर जाएगा, तो फिर 40-50 सालों में ये ऐसा वृक्ष बन जाएगा। ये सागौन के वृक्ष है जो ऊंचे ऊंचे दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद इसमें जो इमारती लकड़ी बनेगी वह मजबूती के साथ अपने आप को सैकड़ों सालों तक स्थिर कर पाएगी। क्योंकि उसे जिसका आकार मिलेगा, यदि किसी इमारत में सज गई, किसी महल में पहुंच गई, तो उसकी आयु 500 साल भी हो सकती है। अपने आप को मिटाने के बाद, अपने आप को खोने के बाद भी उसकी आयु 200-500 साल हो सकती है। जैसे अभी पुराने हमारे गोंडवाना के कई किलो महलों में अभी भी लकड़ी के लगे हुए हैं, तो वो सैकड़ों साल गुजर चुके हैं, सदियां गुजर गई है। 800 साल के भी महल हमने देखे हैं जिसमें जो लकड़ी लगाई गई है आज भी बिल्कुल सुरक्षित है। तो ऐसा नहीं है कि जीवन यदि मनुष्य का 1 साल से लेकर के 120 साल का है तो यह जीवन तभी समाप्त हो जाए। कोई अपने आप को 5 साल रहने के बाद भी अमिट अमर कर देता है। यह मुझे देखने में आया था कि मैं एक बार भोपाल के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज के अंदर जब गया तो वहाँ पर भ्रूण दिखाए जाते हैं। तो एक 4 महीने का बच्चे का भ्रूण था जिसको एक डिब्बे में बंद करके, एक व्यवस्था होती है, फार्मेलिन के अंदर रखा गया था। मेडिकल के विद्यार्थियों को समझाने के लिए विभिन्न तरह के भ्रूण थे, 3 महीने के, 5 महीने के। तो इतना सुंदर भ्रूण था कि मैं देख कर गदगद हो गया। और बताया गया कि जब ये मेडिकल कॉलेज खुला था तब से, तो चूँकि उस बच्चे ने तो शायद धरा पर अपनी आंखें भी नहीं खोली थी और वो ऐसे इसमें परिवर्तित हो गया, हाँ, कि वो सैकड़ों साल तक के अपनी शिक्षा दीक्षा, कितने डॉक्टर बन गए उस भ्रूण को देख करके, क्या शिक्षाएं ली उन्होंने। तो कहने का तात्पर्य है जीवन का किसी भी रूप में उत्थान भी हो सकता है और विनाश भी हो सकता है। तो ये जो होने वाली क्रियाएं हैं यह तो प्रकृति का गुण है, क्योंकि हमें एक दिन विसर्जित हो ही जाना है। कोई भी चीज़ हो, पेड़ पे पत्ता होता है तो एक निश्चित अवधि के बाद आने के बाद में वह स्वतः ही टूट कर गिर जाता है। यदि कोई उसे ले जाए, उसे जलाकर आग सेक ले तो उसका दूसरा उपयोग हो गया। यदि वो मृदा में मिल जाए और 2-4 साल में कंपोस्ट में परिवर्तित हो करके, तो वो किसी पौधे के माध्यम से फिर से अपने आप को एक पेड़ के अंदर उसने स्थापित कर लिया। तो स्थापन और विस्थापन की कला, विकला, ये बहुत ही दुरूह और गूढ़ है। इसे आसानी से नहीं समझा जा सकता, नहीं समझाया जा सकता और इन पर विस्तृत चर्चा भी नहीं की जा सकती, क्योंकि हम विभिन्न तरह के वातावरण में निवास करते हैं, रहते हैं, विभिन्न परिवेश में रहते हैं। तो इन सभी का हमारे जीवन पर मूलभूत रूप से कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है और हमारे आसपास का जो वातावरण है उससे हम प्रभावित होते हैं। हम यदि किसी महानगर में चले जाएं तो महानगर की भीड़ भरी भागती हुई ज़िंदगी में यहाँ के या किसी व्यक्ति को पहुँचा दिए कुछ दिनों के लिए, तो उसका सांस लेना मुश्किल हो जाता है। यहाँ जब वो 6 घंटे की नींद लेता है तो हो सकता है उसे 1 घंटे भी नींद ना आए। क्यों? क्योंकि वहाँ उसे अपने आसपास इतना भीड़ दिखाई देती है, वहाँ का भीड़ और शोर से भरा वातावरण, और मतलब जो यहाँ रहता है वो हरियाली, खुलापन, ये सब कुछ उसे नहीं दिखाई देता है एकदम। तो वो नींद ही नहीं ले पाता, उसे भोजन वहाँ का पसंद नहीं आता, आचार विचार रहन सहन नहीं होता, पसंद नहीं आता। इसी प्रकार यदि हम किसी महानगर के व्यक्ति को, जिसने कभी गांव नहीं देखा, ऐसे वातावरण में ला के छोड़ दे तो बेचारा आधा किलोमीटर भी नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि वो घर से जब निकलता है तो उसे कोई ना कोई साधन की ज़रूरत होती है, ऑटो, मोटर गाड़ी, ट्रेन, टैक्सी वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो यह उसका संसाधन के साथ जुड़ाव होता है और यहाँ संसाधन नहीं है आदमी के पास में, संसाधन से दूर है यहाँ का व्यक्ति।
तो जब दोनों के जीवन में समावेश को जब हम देखते हैं तो क्या है, क्या आयु नहीं बढ़ती है? आयु तो दोनों जगह समान रूप से बढ़ती है। क्या सांसें नहीं चलती है? सांसें भी दोनों स्थान पर समान रूप से चलती है, परंतु दोनों के मस्तिष्क का विकास भिन्न भिन्न तरीके से होता है। दोनों का विचार, आचार, व्यवहार सब अलग अलग होते हैं। और दोनों में यदि समावेश हम करना या सामंजस्य करना सिखाएं तो हमें क्या करना होगा? हमें यही करना होगा ना कि यहाँ के व्यक्ति को प्रशिक्षण के लिए 1 माह के लिए हम मुंबई भेज दें, और मुंबई की आपाधापी उसे कुछ नहीं करना है, भोजन, वस्त्र इत्यादि सारी चीज़ें मुहैया कराना है। आप दुनिया को देखिए, समझिए, ये करना है। और वहाँ के एक व्यक्ति को, उसी उम्र के व्यक्ति को यहाँ ला के पटक दें, तो वहाँ का व्यक्ति जब यहाँ आएगा तो अपने आप को हो सकता है कि यहाँ के वातावरण में डुबो दे, और यहाँ से भी अपने आप को लबालब सरोबार करके यहाँ की जो जीवन शैली है उससे को अपने अंदर ढाल ले। या ये हो सकता है कि रात दिन लोग रोना रोते रहते हैं, यहाँ पैदल चलना पड़ता है, गांव में ये नहीं होता, बिजली नहीं होती। मेरे मित्रों को मैं लेकर आया कई बार घुमाने के लिए पहले विद्यार्थी जीवन में, तो कहते थे गांव ऐसा होता है, यहाँ बिजली नहीं होती है, साधन नहीं होते हैं, ऐसा नहीं होता है, लोग ऐसे सो जाते हैं, घरों में पंखा नहीं होता है। उन्हें क्या मालूम यहाँ का जीवन है कि प्रकृति सब कुछ देती है समय पर। जब धूप निकलती है तो पसीना आता है, लोग छाया में जाकर विश्राम कर लेते हैं और अपने जीवन को साकार कर लेते हैं। जीवन में अभाव और प्रभाव 2 चीज़ होती है। तो जीवन को तो ये जो ओस की बूंद है इसकी तरह होना चाहिए, क्योंकि ओस की बूंदों में जीवन का जो सार है वो अपने आप में अन्यतम है। क्योंकि एक एक बूंद में जब सूर्य की किरण टकराती है और हमें दिखाई देते हैं ऐसे चमक से भरी, तो इसके सामने बड़े बड़े रत्न भी फीके पड़ जाते हैं। तो जीवन का ऐसा आधार है, जीवन की ऐसी संरचना है। तो हम क्या सीखें, क्या सीखें बताइए? जीवन प्रतिपल हमें शिक्षा दे रहा है और हम उसके प्रति अपने जीवन का आभार प्रकट करना पड़ता है। हमारे जीवन में हमारे अपने बुजुर्गों के प्रति, हमारे अपने जो अग्रज हैं उनके प्रति, क्योंकि वे ही हमारे जीवन के आधार है। आज हम जितने ही विकसित हो जाएं, अपने आप को विकासशील मान लें, मगर हमें आना तो यहीं है और यहीं आएंगे, और हम इसी मार्ग से गुजरे हैं। आज विकास में हम कहीं भी पहुंच गए हों, मगर किसी के भी पूर्वज गए तो यहीं से है, मार्ग तो यही है। हाँ, ये अलग है कि पहले पगडंडी थी, फिर जो भी बना और राजमार्ग या वो राष्ट्रीय राजमार्ग पर हो, मगर गए तो पगडंडियों से होकर है, और पगडंडी ही हमारे जीवन का आधार है। इसलिए पग पग हमें निरंतर आगे चलते रहना है। जीवन में पल तो आएंगे, कुछ खुशी के होंगे, कुछ दुख के होंगे, मगर हम सतत अपने आप को आगे बढ़ाते हुए गतिशील रहें, आनंद से हमारे जीवन को साकार करें, एक आकार दे, तो हमारा जीवन एक नई चेतना से भर जाएगा। चेतना का तात्पर्य यह नहीं है कि बिजली के झटके की तरह हमारे जीवन को कुछ प्राप्त हो जाए। चेतना एक अलग चीज़ है, अंदर एक स्फूर्णा को जागृत कर देती है, और उसी से हम अपने आप को सामंजस्यता के साथ वर्तमान से जोड़ सकते हैं। और जब हमें वर्तमान और भूत में, भविष्य में देखने की जब हमें क्षमता आ जाती है, तो यही हमारे लिए हमारे जीवन का सर्वांगीण विकास कहलाता है। और इसी विकास क्रम में हम निरंतर प्रति क्षण आगे चलते रहते हैं, क्योंकि जीवन का यह एक सच्चा आधार है। अब सिर्फ देखने की अपनी कला है, अपना जीवन है, और इस जीवन के साथ में जो भी अच्छा बुरा सुख दुख आता है जाता है, ये सब कुछ क्षणिक घड़ियां हैं, और इन क्षणिक काल के लिए हम किसी को आरोपित दोषारोपण नहीं कर सकते। बस हम ये चाहते हैं कि ये पल आनंद के साथ बीत जाए, और ये आनंद भरे पल आपके जीवन में सदा अमिट बनकर रहे, आप इनसे जुड़े रहे। इसी अभिलाषा के साथ आज आपसे विदा लेता हूँ। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।